and welcome to all my dear students. हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे. एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं. एडवांस सेशन होने वाला है अपना सॉलिड स्टेट का. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी कि भाई जो भी बच्चा है ना, चाहे वो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो ये वाला सेशन जरूर देखे, है ना. एडवांस का सेशन सब लोगों को देखना है. ऑलराइट, अभी मैं स्टार्टिंग में फिर बोल देता हूँ कि अगर मान लो कुछ बच्चे होते हैं ना, ऐसे स्टार्ट किया और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद देखा, बोले यार अपने का वैसे ही काम का नहीं है ना, थोड़ी शक्ल देख के चले जाते हैं सर की, है ना. तो जो बच्चे आए हैं सिर्फ शक्ल देखने, मैं बोल देता हूँ इसमें लास्ट में मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूँ. ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को ये पूरा सेशन देखना है. ठीक है, एडवांस के जो क्वेश्चन हैं वो भले ही आप लोग ना करें, और करोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें, मतलब है ना. अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा. हाँ, अगर कोई सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहा है, फिर आपको ये वाला पूरा सेशन देखने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो जो मैं लास्ट में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा 2, उन कॉन्सेप्ट्स को जरूर करें. बाकी बीच वाले क्वेश्चंस जो है एडवांस वाले, आप देखोगे आप मेंस के लिए भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी क्लास में जो आप लोगों ने नोट्स पढ़े हैं, अगर वो नोट्स को अच्छे से कर लिया तो आप एडवांस वाले क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो. इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है. ठीक है, हाँ. और ये आप लोगों का टेस्ट भी है शायद, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला जो सेशन है आपको टेस्ट से पहले मिल जाएगा. ठीक है ना, आपका वो सॉलिड स्टेट आ रहा है ना किसी टेस्ट में, तो अगर इस टेस्ट से पहले मिल जाए तो एकदम बढ़िया हो जाएगा आपके लिए. रिवाइज भी कर लोगे, है ना, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ऑलराइट, तो फिर चले करें स्टार्ट सेशन को, है ना. और फिजिकल केमिस्ट्री को भूल मत जाइए भाई, है ना. इतना अच्छे से अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो फिर उसको टाइमली आप लोग रिवाइज करते रहें, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा. आओ फिर, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. देखो, सबसे पहले तो मैं आपको IIT JEE एडवांस के PYQs करवाने वाला हूं. ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिमेट्री एलिमेंट्स इन ए क्यूब, है ना. एक क्यूब में टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है ना, ये वाला टॉपिक आएगा. और फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर्स. ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये इसकी मैं बात कर रहा था कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमें सीखना है ना. नियरेस्ट नेबर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, जिसको आप फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हो. हम नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, इस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं. ऑलराइट, तो ये आज का अपना सेशन ये जो रहने वाला है, इसमें ये सारी चीजें टोटल हम लोग कवर करेंगे. अगर मैं प्रीवियस के क्वेश्चंस की बात करूं JEE एडवांस के, तो उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सॉल्व कर चुके हैं. तो जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्लास में सॉल्व कर लिया है, उनको हम लोग वापस से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके नोट्स का पार्ट होगा, है ना. लेकिन मैं फिर भी एक बार के लिए यहाँ क्वेश्चन लिख दूंगा. ठीक है, आपके PPT में मिल जाएगा आपको वो क्वेश्चन, ताकि अगर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करोगे और अगर ना सॉल्व कर पाओ तो फिर अपने नोट्स, है ना, नोट्स देखोगे भाई ये क्वेश्चन कहाँ करवा रखा था मुझे, है ना. इसके चक्कर में तुम्हारा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है ना, तो जो कॉपी में करवा रखा है उसको मैं वापस नहीं करवाऊंगा. ठीक है, उसको आप खुद से देखें, खुद से करने की कोशिश करें. एडवांस के क्वेश्चंस बहुत आसान है, अभी आपको समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, तो कल फिर सेशन को किया जाए स्टार्ट. यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. चलो बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये JEE एडवांस 2022 का क्वेश्चन है. यस यस, JEE एडवांस्ड 2022 का क्वेश्चन है बेटा. देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, है ना. 2022 में पूछा गया. लगभग एक क्वेश्चन इससे हर साल लगभग पूछा जा रहा है सॉलिड स्टेट से, है ना, एडवांस की अगर हम लोग बात करें तो. लिखता है एटम है X ऑक्यूपाइज द FCC लैटिस साइड, है ना. कहां पर प्रेजेंट है एटम X? FCC लैटिस साइड में प्रेजेंट है. इसका मतलब सर ये कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, और सर ये फेस सेंटर्स पे भी प्रेजेंट है ना, यहां पर प्रेजेंट है. एज वेल एज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स. फेस सेंटर पे तो है ही, कॉर्नर पे तो है ही, साथ में ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट है. अब तुम मुझे एक बात बताओ, FCC में आपकी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती थी, भैया टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां होती थी? सर आप लोग कहोगे ये बॉडी डायगोनल पे होती थी. अरे याद आया क्या? ये कहां होती थी? बॉडी डायगोनल पे होती थी. याद आया ना? तो इसका मतलब ऑल्टरनेट बॉडी डायगोनल्स पे ये वाला प्रेजेंट है. ठीक है ना. तो द पैकिंग एफिशिएंसी आपको बतानी है, रिजल्टेंट सॉलिड इज क्लोजेस्ट टू, है ना. पैकिंग एफिशिएंसी का आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा रखा है. यस, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आप लोगों को लिखवा रखी है. क्या होती थी? नंबर ऑफ एटम्स. यस, नंबर ऑफ एटम्स लिखते थे, जिसको आप Z लिखते थे, है ना. जिसको हम लोग क्या लिखते थे बेटा? जिसको Z लिखते थे, इनटू 4/3 पाई r क्यूब.
ये एक एटम का वॉल्यूम होता था डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। ये वाला फॉर्मूला याद होगा, इनटू 100% कर देते थे दादा। यस, अब देखो सबसे पहली चीज आप ये कैलकुलेट करके बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स कितने, है ना। तो चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। Z का वैल्यू देखो, Z है FCC में, FCC में कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं, सीधा सा पता लग गया। और अगर 4 FCC में एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हुई, 8। और ये कह रहा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑल्टरनेट का मतलब 4। यस, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इस यूनिट सेल में, 8 हो गए। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी थी, है ना। और देखो एक चीज आपको और समझाई गई थी कि जैसे आपका ये है बॉडी डायगोनल, लेट से ये बॉडी डायगोनल कॉर्नर टू कॉर्नर, इसकी जो लेंथ होती थी बेटा वो होती थी √3 यस। और अगर मान लो यहां पर आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो मैंने आपसे बोला था टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे होती है। क्या ये चीज याद है आप लोगों को, है ना। और ऑब्वियस आप एडवांस का सेशन देख रहे हो, इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर रखा है। यस हाँ, तो ये √3/4 डिस्टेंस पे होती थी। देखो ये कुछ ऐसा रहेगा, ये है जनाब कॉर्नर वाला एटम और ये है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका जो एटम है वो इस वॉइड में भी प्रेजेंट है। तो ये जो √3/4 है, क्या मैं इसको, ये R है ये R है, क्या √3/4 को आप 2R के इक्वल लिख सकते हो क्या। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या आप लिख सकते हो क्या, देखो ना। अरे भाई R + R कितना हो गया, 2R हो गया सर। 2R इज इक्वल टू √3/4 हो जाएगा ना। एटम की रेडियस कैपिटल R से दिखा रहे हैं तो यहाँ 2 × कैपिटल R लिख लो। ये लो जी, 2 × कैपिटल R इज इक्वल टू √3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से देखो A की वैल्यू निकालियो सर, A का वैल्यू हो गया 8R/√3। सर अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, हम परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। सर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8 है सर, और 8 × 4/3πr³। यस यस यस, बोलो बोलो। और यहां पर A³ करना है ना बेटा, A³ का मतलब हो गया 8R/√3 का क्यूब। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से, और यही आपका परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। बताइए क्या आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो क्या। एक बार देखो, देखे ये कैलकुलेशन करने के लायक है क्या तुम्हारे, है भाई। अरे बोलो बोलो। मेरे हिसाब से अगर ये कैलकुलेशन करोगे ना आप, मेरे हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो 35% आएगा लगभग, है ना। हाँ ये 35% ही आएगा। यस यस यस, 35% आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर सर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भाई पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करते हैं बस उसी तरह से किया। सिर्फ इसने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि भैया जो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, वॉइड में भी प्रेजेंट है। तो कोई दिक्कत नहीं, वॉइड में प्रेजेंट है तो हमें क्या, एक हमें तो ये सारी चीजें पता है कि कॉर्नर से जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है √3/4, है ना। तो हर कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, 4 बॉडी डायगोनल पे टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाती थी, है ना। तो सिंपल सा चीज यही होता है जब भी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, एक तो हमें Z का पता होना चाहिए और दूसरा R और A में रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन बनते ही तो फिर क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन मुश्किल काम तो रिलेशन बनाना ही है ना सर। बिल्कुल सही बात है ना, रिलेशन बनाना मुश्किल है भाई। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन है। यस 2021 का क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यस आइए फिर आगे चलते हैं। फॉर द गिवन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉल्ट मेड बाय कैटायन X एंड एनायन Y शोन बिलो, और आपको ये कह रहा है कि आयंस ऑफ ओनली वन फेस आर शोन फॉर क्लियरिटी, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही जो फेस है उसके आयंस आपको दिखा रखे हैं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी रहे। और इसमें भी पूछा आपसे द पैकिंग फ्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिले उसको 100 से डिवाइड कर दो, है ना। परसेंटेज वाली को 100 से डिवाइड कर दो, बहुत बढ़िया। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे ना, इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी, एक चीज आपको समझ में आएगी कि ये जो एटम्स Y हैं, ये जो Y एटम्स हैं ये कहां पर प्रेजेंट है। सर ये Y एटम्स प्रेजेंट है कहां पर, कॉर्नर पे। यस बोलिए बोलिए बोलिए। जो Y एटम है बेटा, एनायन जो है वो कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और जो आपका कैटायन है X, वो कहां प्रेजेंट है सर, वो प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे। क्या ये चीज आप यहां से देख पा रहे हो क्या। यस एक बार देखो बेटा, क्या ये चीज आप लोगों को दिख रही है। एक फेस आपको दिखा रखा है, एक फेस दिखा रखा है बेटा। एक फेस में जो कैटायन है वो कहां प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है सर
फेस के सेंटर पे। बताओ यस। अच्छा, अब अगर आपका एनायन कॉर्नर पे है तो भाई देखो सबसे पहला काम यही होता है जब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस के बारे में कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो फटाफट से मुझे एक बात बताओ, अगर आप नंबर ऑफ एनायंस कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ एनायंस कितने होंगे सर? 8 कॉर्नर है, 8 इंटू 1/8 सर, एनायन तो एक ही है। यस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई नंबर ऑफ कैटायंस कितने होंगे, नंबर ऑफ कैटायंस कितने होंगे, है ना, है ना, है ना। आप बोलोगे सर कैटायन कहां प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे। तो टोटल फेस सेंटर कितने हैं? 6, और फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। सर कैटायन कितने हैं? 3 है सर। सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज समझ में आनी जरूरी थी। क्लियर क्लियर यस। अब मान लेते हैं ये वाला जो आपका एज लेंथ है ये बेटा ए है। यस, ये वाला क्या है? ए है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए इज इक्वल टू 2 इंटू, ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन। कैसे लिखा जा सकता है क्या? देखो दिखती सी बात है, ये एनायन है ना बेटा, ये एनायन है। देखो ये रही एनायन की रेडियस, ये रही एनायन की रेडियस। तो ए इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। बहुत ही आसान है ना, एक रिलेशन बन गया। और एक चीज देखो, जब आप लोग निकालोगे पैकिंग एफिशिएंसी, यस बेटा, जब आप लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ आयंस इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन, या नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर सबसे पहले तो एक एनायन है, और एनायन का वो जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस में माइनस लिख देता हूं। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ एनायन, ठीक है ना। अभी एनायन और कैटायन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालना पड़ेगा। प्लस कैटायन कितने हैं सर? 3 है, और कैटायन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर प्लस का क्यूब, है ना। इससे आपको ये पता लगेगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि भैया कैटायन का रेडियस अलग है और एनायन का रेडियस अलग है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अलग होना ही है। यस, बहुत बढ़िया सर। और एक देखो ये वाली क्यूब है, तो क्यूब में तो आपको कोई लफड़ा है ही नहीं, क्यूब में कोई लफड़ा नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एक क्यूब, है ना। ये आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, इस तरह से निकल जाएगा। क्या परसेंटेज में नहीं निकाल रहा हूं, सिंपल। यस 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 यस, बोलो बेटा। देखो यस, ये लिखोगे ना। अरे कोई दिक्कत है क्या, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, थोड़ी सी दिक्कत इसमें ये आ रही है सर, हमारे पास इंडिविजुअली कैटायन और एनायन की रेडियस नहीं है, है ना। हमारे पास दिक्कत थोड़ी सी ये है। तो आप एक काम करो, आप एक काम करो, ये जो पूरी इक्वेशन है ऊपर और नीचे जो एनायन की रेडियस है उससे डिवाइड कर दो। कैसे कर दो डिवाइड? देखो सुनो, ऐसे आप इसको ऐसे कर दो, ये बन जाएगा बेटा 4/3 पाई आर, है ना। आर माइनस है ना, है ना। तो आर माइनस, इसको आर माइनस का क्यूब है ना, इसको भी डिवाइड कर दो किससे? आर माइनस के क्यूब से, ठीक है। प्लस ये हो गया कितना? 3 से 3 उड़ गया, है ना। ये बन जाएगा बेटा 4 इंटू पाई, ये ना आर प्लस का क्यूब ना, तो इसको आप डिवाइड कर दो आर माइनस के क्यूब से। यस, है ना। तो ये बन जाएगा आर प्लस अपॉन आर माइनस का क्यूब। क्या बन जाएगा बेटा? आर प्लस अपॉन आर माइनस का क्यूब। यस, ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब ए को आप डिवाइड करोगे आर क्यूब, देखो ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ए अपॉन आर माइनस का क्यूब, ये ऐसे बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस यस यस, बोलिए। यहां तक क्लियर है क्या? है ना, है ना, है ना। अब ये सारा खेल ना इसमें खेलने का है, सारा खेल खेलते रहो। देखो आर क्यूब से आर क्यूब उड़ जाएगा, ये तो उड़ गया, है ना। उड़ गया क्या? अरे बताओ ना सर, बिल्कुल उड़ गया। तो अब देखो बचा हमारे पास आर प्लस अपॉन आर माइनस। देखो ए अपॉन आर माइनस किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये रहा, ए अपॉन आर माइनस का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया, है ना। तो यहां पर ए अपॉन आर माइनस की जगह क्या लिख सकते हो आप? 2 लिख सकते हो, 2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि साहब आर प्लस अपॉन आर माइनस, ये रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? यस, बताइए। देखें रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है वो बेटा आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो? कोई बता सकता है? ये जो रेडियस रेशियो का वैल्यू है ये आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो? कोई आइडिया, कोई आइडिया हो आपके पास? हैं जी, बोलो बोलो बोलो। कोई आइडिया हो आपके पास जिससे कि रेडियस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट की जा सके? हाँ, नहीं? चलो, अरे देखो ना, बहुत आसान है यार, ये चीज तो हम लोगों ने करी हुई है ना। एक चीज देखो, ये तो डेरिवेशन ही आ जाएगा। डेरिवेशन देखो, ये वाला जो है ना, ये एक फेस दिख रहा है ना, ये जो फेस है यहां से यहां तक, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? √2 है कि नहीं? फेस का डायगोनल है ना, फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? √2 है। अब ये जो √2 है बेटा किसके बराबर है? देखो रेडियस ऑफ एनायन 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन। यस,
और 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन, है ना, 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन, यस यस, और वापस से रेडियस ऑफ एनायन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, रूट 2a का जो वैल्यू है सर, जो रूट 2a का वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है सर 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। बताइए क्या आप ये वाला रिलेशन लिख सकते हो क्या? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना यार। एक रिलेशन आपके पास ये है, एक रिलेशन आपके पास ये है, अगर इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर दोगे, इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर दोगे तो आपको रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन का वैल्यू मिल जाएगा। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी कि ये जो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन है ये मिलेगा 0.414। ये डेरिवेशन किया था ना हम लोगों ने, अरे भाई ये रेडियस रेशियो आ रहा था ना, मतलब ये रेडियस ऑफ किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया था। यस यस भाई, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पर ये जो बना है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कह सकता हूँ क्या, फेस के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है ना, अगर मैं एफसीसी की बात करूँ तो, सॉरी फेस के सेंटर में नहीं, एज के सेंटर पे बनती है वो, और उसके बॉडी के सेंटर पे बनती है ना। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, 0.414 के इक्वल। बस अब तो आपका कैलकुलेशन हो गया सॉल्व, है ना। अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये कैलकुलेट कर लोगे ना कैसे किया मैंने, भाई देखो ये वाली इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन 1 कह दो, इस इक्वेशन को 2 कह दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो। जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे रूट 2a अपॉन a, और ये बन जाए बेटा 2 से टूट गया r प्लस प्लस आर माइनस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, r माइनस, बोलो तो a से a उड़ गया बेटा, 1.414 आएगा ये, और ये आ गया 1 प्लस r प्लस अपॉन आर माइनस, ये 1 उधर जाएगा, r प्लस अपॉन आर माइनस का वैल्यू 0.414 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज तो हमें चाहिए थी, यही चीज तो हमें चाहिए थी। देखो हमारे पास सारी चीजें हैं सर, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। यहाँ पर 4/3 रह जाएगा, यस, r क्यूब से r क्यूब उड़ गया, प्लस ये बन गया हमारा 4 इंटू पाई, और r प्लस अपॉन आर माइनस का वैल्यू मिल गया 0.414, और इसका कर दो सर क्यूब डिवाइडेड बाय a अपॉन आर माइनस का वैल्यू हमारे पास है, a अपॉन आर माइनस का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो 2 का कर दो क्यूब। बस ये कहानी है, इसको सॉल्व करना है, और जहां तक मुझे याद है ये 0.63 मिलेगा। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैं एडवांस का कह सकता हूं काफी ठीक सा क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ता है ना, थोड़ा भेजा लगाना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन का क्रक्स बिल्कुल सेम है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आप थ्योरेटिकली देखते जाओ तो। अब देखो एडवांस के जो क्वेश्चंस की बात होती है वो खास बात यही होती है कि वो लगभग नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है क्लास में ना की हो, लेकिन यही तो है एडवांस में, एप्लीकेशन पार्ट इसी को तो कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। और वो अप्लाई जब आप क्वेश्चंस देखते हो उसी समय आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको एडवांस में मैक्सिमम टाइम एक नया ही क्वेश्चन मिलता है। यस बोलो हाँ कि ना, सही कह रहा हूं मैं, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको देखिए बेटा अच्छे से आराम से समझे, मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, जेईई एडवांस 2017 का एक क्वेश्चन करते हैं, और मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है ये मैंने कॉपी में करवा रखा है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। ये जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया, बहुत ही आसान साधारण सा क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा क्वेश्चन, लिखता है ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अरे भैया फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब z का वैल्यू 4 हो गया, और एज लेंथ का जो वैल्यू है सर वो 400 पिकोमीटर दे रखा है सर, इसको आप 400 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख दो सर। यस अरे भैया इसको आप 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हो, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो -8 सेंटीमीटर आप कर सकते हो। बोलो कर सकते हो ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, है ना, है ना। और हमें क्वेश्चन में ये भी कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी दे रखी है हमें सब्सटेंस की 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमसे पूछता है कि बताइए 256 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। वो एटम्स जो प्रेजेंट होंगे वो कितने हैं, n इंटू 10⁻24 है, और हमसे पूछा है बताइए इस n का वैल्यू कितना होगा। सेम क्वेश्चंस और हो सकता है यही वाला एज इट इज क्वेश्चन हमने एडवांस में अपनी कॉपी में किया हो, इस तरह का क्वेश्चन, है ना। इसको कैसे सॉल्व करना मैं एक बार के लिए फटाफट से बता देता हूं। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला सारी दुनिया को पता है, डेंसिटी होती है जमुना z इंटू एम एन ए इंटू ए क्यूब, बताओ यही होता है। तो हमारे पास डेंसिटी का वैल्यू है 8, z है 4, और हमें मोलर मास नहीं पता, Na को आप Na ही रहने दो, है ना। और A का जो वैल्यू है बेटा वो कितना है 4 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, है ना। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे ना, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मोलर मास की वैल्यू मिलेगी। यस किसकी वैल्यू मिलेगी, मोलर मास की वैल्यू। वो कितनी हो जाएगी, देखो ये 2 बार उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Na, यस 2Na इंटू
4 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। यस, ये आपको मिल जाएगा इतना ग्राम। अरे बोलो हाँ या ना। कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ हो तो देख लेना बेटा, थोड़ा ना चेक कर लेना। 4 दूनी 8, ये उधर ही जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास, है ना। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो आप बोलोगे इतने ग्राम में कितने एटम्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। तो आप बोलोगे 2Na इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8 की पावर क्यूब, इतने ग्राम में Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। बोलिए। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है, दादा हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 256 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, बताओ। अरे भाई बाएं हाथ का खेल हमारे। Na/2Na, है ना। तो ये कितना हो गया? 4 चौक 16, 16 चौक 64 इंटू 10⁻⁻24। यस, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 256 से। अरे बोलो ना यार, हो जाएगा क्या? तो ये जो Na लिखा है ना, Na की जगह क्या लिख दो आप? 6 इंटू 10⁻23 लिख दो ना यार, सीधा सीधा सा। कितना लिख दो? 6 इंटू 10⁻23। बोलो 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 बोलो, है ना है ना है ना। और ये है Na से तो Na उड़ गया। ये लो ये लो ये लो। अरे 2Na। कुछ गलती किया है? कुछ गलती किया है क्या हमने? सर लग तो नहीं रहा। 2Na में Na एटम्स है। हाँ, तो इतने ग्राम में Na अपॉन 10⁻24 मिलेगा सर। तो यहां पर n का वैल्यू कितना मिल रहा है? 2 मिला। देखो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी इसकी, है ना है ना है ना। इसकी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी। वैसे कैलकुलेशन मुश्किल आती है, वैसे मुश्किल आती है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था स्पेसिफिकली डेंसिटी का क्वेश्चन होते हुए बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया इस क्वेश्चन को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे ढंग से बनाया गया क्योंकि कैलकुलेशन आसान है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी। क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहा था वो पूछ लिया। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी सोल्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आपको विश्वास ना हो तो जाके चेक कर लेना, है ना। और ये जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया, ठीक है ना। एन का वैल्यू बेटा आपको 2 मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है 2017 का एक और क्वेश्चन, है ना। 2017 का एक और क्वेश्चन। ये दिखने में आपको लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन रहा है, बहुत लंबा चौड़ा सा लगता है क्वेश्चन की, यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग करते जाइए, आपको बड़े आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो आइए फिर करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो, लिखता है कंसीडर एन आयोनिक सॉलिड MX विद NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, NaCl जैसा स्ट्रक्चर है ना। NaCl जैसे का स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि भाई एक चीज कैटायन और एनायन में से एक चीज जो प्रेजेंट होगी वो कहां प्रेजेंट होगी? बोलो बोलो, कहां प्रेजेंट होता था? CCP लैटिस, और दूसरी चीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता था, है ना। ये चीज याद होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट अ न्यू स्ट्रक्चर हुज यूनिट सेल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द यूनिट सेल ऑफ MX फॉलोइंग द सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। नेग्लेक्ट द चार्ज बैलेंस, है ना। उस चार्ज बैलेंस को नेग्लेक्ट कर देना है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखो कहता है सबसे पहले आप क्या करो, रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। इसका मतलब यह है कि जो आपका एनायन है वो सेंटर पे प्रेजेंट है। सेंटर मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो X माइनस है वो कहां प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, है ना। ये जो MX लिखा है ना बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? X माइनस कहां प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, है ना। NaCl टाइप में एक चीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होती थी, वो कौन सी है? X माइनस है, क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से मुझे ये पता लग रहा है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब हो गया X माइनस कहां कहां हो जाएगा? एक तो हो जाएगा सर एज के सेंटर पे, यस यस बोलो बेटा, है ना। और कहां होगा? और कहां होगा सर? वो होगा बॉडी के सेंटर में। कहां होगा बेटा? बॉडी के सेंटर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो M प्लस है वो कहां होगा सर? M प्लस हो जाएगा एक तो कॉर्नर पे FCC में होगा, और दूसरा सर होगा फेस के सेंटर में। अरे बोलो ना यार, ऐसे होना चाहिए ना। यस, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट द सेंटर वन। जितने भी एनायन है सबको हटा दो, सेंटर के छोड़ के। एनायन जितने भी है उनको हटा दो, सेंटर एच सेंटर वाले सारे हटा दो, बॉडी सेंटर रहने दो, है ना। इसका मतलब एनायन कितना बचा हमारे पास? फर्स्ट के बाद एनायन कितना बचा मेरे पास? एक बचा। बोलो, बॉडी के सेंटर पे एक एनायन प्रेजेंट होता है, एज सेंटर पे 3 थे, तीनों की तीनों हटा दी, है ना। 12 इंटू 1/4 ना। ओके, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। फिर कहता है रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स कैटायंस बाय एनायन X।
सेकंड स्टेप में जो x माइनस था, कह रहा देखो 1 तो पहले से ही था, है ना, x माइनस 1 तो पहले से था। कहता है जितने भी फेस सेंटर वाले केटायन है, जितने भी फेस सेंटर वाले कितने थे, 6 थे सर, है ना, 6 इंटू 1/2। तो सर ये फेस सेंटर वाले जो एटम्स हैं, फेस सेंटर वाले जो एटम्स है केटायन वाले, है ना, ये हटा दो, है ना, ये हट गए, ये हट गए, दोनों हट गए बेचारे। तो फेस सेंटर वाले आपने 6 एटम हटा दिए, 6 इंटू 1/2 मतलब 3 एटम हटा दिए, किससे, और एनायन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो अब एनायन कितना हो गया सर, 4 हो गया, ठीक है ना। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करता जाओ, आगे चलो। तीसरे स्टेप में कहता है रिमूव ऑल द कॉर्नर केटायंस, रिमूव ऑल द कॉर्नर केटायंस, जितने भी कॉर्नर वाले केटायन है, साला केटायन तो सिर्फ कॉर्नर पे बचा था, फेस सेंटर भी हट गया। इसका मतलब अब तीसरे स्टेप के बाद जो M प्लस है वो कितना हो गया, 0 हो गया। सर ये तो लफड़ा हो गया, कोई बात नहीं। आगे कहता है रिप्लेस द सेंट्रल एनायन विद केटायन M। सेंटर में जो एनायन प्रेजेंट था, सेंटर में जो एनायन प्रेजेंट था उसको हटा दो और किससे रिप्लेस कर दो, केटायन से। इसका मतलब हमारे पास केटायन कितना हो जाएगा, केटायन 0 था, सेंटर में आ जाएगा 1, और ये एनायन 4 था, सेंटर वाला 1 हट गया, कितना बचा, 3 बचा, बस। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखता है एनायंस और केटायन का रेशो बताओ। तो ये तो चिक चिक के कह रहा है कि रेशो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, निहायत ही इजी क्वेश्चन, सीधी सीधी लैंग्वेज क्वेश्चन की दे रखी है। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ, आपको अल्टीमेटली सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूं भैया समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं बेटा, जेई 2016 का एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो हमसे पूछता है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी की बात कर रहा है। यस, सीसीपी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, हमें पता ही है। लिखता है द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। देखो सीसीपी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सीसीपी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ऑब्वियस है, 12 कैसे होता था, याद करो, अपनी लेयर के 6 एटम, नीचे वाली लेयर के 3 एटम और ऊपर वाली लेयर के 3 एटम, ये मिला के टोटल होते थे 12। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉप मोस्ट लेयर, है ना, क्या कह रहा है, टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर है, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। तो ऊपर कोई लेयर नहीं है, तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बचा, 6 अपनी लेयर के, 3 नीचे वाली लेयर के। 6 और 3 कितने रह गए, 9 रह गए। सर इसमें कितना कह रहा है, 12 कह रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है सरासर गलत है। अगर सिर्फ ये पूछता ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर सीसीपी में 12 होता है तो हम लोग कहते बिल्कुल होता है, लेकिन इसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब ये हो गया सर इससे ऊपर और कुछ नहीं है, है ना। तो सिर्फ कितना होगा बेटा, 9 होगा ना। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। द एफिशिएंसी ऑफ एटम पैकिंग 74%, सारी दुनिया जानती है 74% होता है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वेट्स पर एटम, देखो पर एटम पूछा है, पर एटम कितनी होती है, 1 and 2। ऑब्वियस है, देखो सीसीपी में 4 एटम होते हैं, है ना, 4 एटम्स होते हैं भैया। तो टेट्राहेड्रल वेट्स 8 होती हैं और ऑक्टाहेड्रल वेट्स 4 होती है। याद आया क्या तुम्हें, है ना। तो 4 एटम 4 ऑक्टाहेड्रल वेट, मतलब पर एटम 1, 4 एटम 8 टेट्राहेड्रल वेट, पर एटम 2 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। आगे पूछता है द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ एटम। भाई एफसीसी के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा रखा, क्या लिखा था हमने फॉर्मूला लिखा है सर √2 इज इक्वल टू 4r। हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस 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 यस, ये लिखा है ना बेटा। तो कहता है यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4r अपॉन √2, है ना। तो बेटा 4 को आप क्या लिख दो, 2 into 2 लिख दो, तो ये जाएगा 2√2 r। तो जो एज लेंथ है वो एटम की रेडियस की 2√2 टाइम्स है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो यहां पर भैया कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, सर बी है, सर सी है और डी है। ए दादा हाँ ना बोलना यार। यस, ये कौन से साल में आया, 2016 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यस, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, जेई एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन कह रहा है, लिखता है इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एफसीसी इसका मतलब यूनिट सेल कौन सी, सीसीबी मतलब यूनिट सेल एफसीसी। एफसीसी किसकी है, अरे ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, है ना। जो ऑक्सीजन के एटम्स है बेटा, ऑक्सीजन के जो आयंस है वो कहां प्रेजेंट है, सीसीपी में प्रेजेंट है सर। इसका मतलब O2 माइनस आयन कितने हैं, 4 है ना। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही काम में आएगा। टोटल नेगेटिव चार्ज है सर -8 यूनिट। यस, आगे आइए क्वेश्चन क्या कहता है, लिखता है m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वोइड्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम एंड n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयन। हमसे पूछा है
M और N कितना होगा, है ना। तो हमारे पास देखो दो केटायन है, एनायन तो था O2 माइनस, एक केटायन है Al3 प्लस और एक केटायन है Mg2 प्लस, है ना। अब आपका जो Al3 प्लस है कहां प्रेजेंट है, Al3 प्लस प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और ये कहां प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, है ना। तो अब एक चीज देखो, अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स 4 है, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी बेटा, 8 होगी, यस, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी बेटा, 4 होगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैटायन और एनायन को इस तरह से अरेंज करना है, कैटायन और एनायन को इस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से, इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल आए। ए हाँ ना बोलना यार, यस, हमें इस तरह से अरेंज करना है कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज है और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहे, सेम रहे। बोलिए क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है ना। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज सेम रहना जरूरी है। हमें क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, कैटायन और एनायन को इस तरह से अरेंज करना है। तो आइए फिर पहला ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है कि हाफ m का वैल्यू लिख दो, m का वैल्यू लिख दो हाफ। तो मैंने मान लिया कि हाफ में कौन प्रेजेंट है बेटा, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन प्रेजेंट है, आपका Al3 प्लस प्रेजेंट है। अब अगर हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कितनी होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 थी, हाफ मतलब 2, है ना। तो Al3 प्लस कितने में प्रेजेंट है, 2 इंटू 2 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना। और आगे कहता है 1/8 में प्रेजेंट है कौन, Mg2 प्लस। तो भैया Mg2 प्लस थी कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 का 1/8 मतलब 1, यस, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड में आपका Mg2 प्लस है और 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Al3 प्लस है। तो ठीक है, देख लेते हैं ना। यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना मिला, +6 यूनिट, यहां से टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना मिलेगा, +2 यूनिट। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया सर, +8, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना था, -8। इसका मतलब कोई भी जो आपका आयनिक मॉलिक्यूल होता है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं आयनिक सॉलिड होता है, उसमें चार्ज तो बैलेंस रहता है ना दादा, है ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना होता है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो चीज हमें बैलेंस करनी थी। एनायन हमारे पास 2- था, 4 थे, O2 माइनस आपके पास 4 थे, एफसीसी लैटिस में थे, इसका मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज -8 था। हमें कैटायन को इस तरह से अरेंज करना था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना आ जाए, +8 यूनिट आ जाए, और वो इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। बताओ क्या ये बात सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इस केस में करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन IIT JEE 2013 का क्वेश्चन है, ये हमने अपनी कॉपी में किया था। हमसे A+ का रेडियस पूछ रहा है, ये जो A+ है ये कौन है सर, ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रही है, यस। और बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है 0.4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। और क्वेश्चन में रेडियस ऑफ एटम कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। इसको सॉल्व करने से 104 पिकोमीटर, इसका तो सॉल्यूशन भी याद है, आंसर भी याद होगा आप लोगों को, है ना, हमने कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग वापस से नहीं कर रहे, हालांकि मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है JEE एडवांस 2012 का क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन हमने अपनी कॉपी में किया हुआ है, सेम क्वेश्चन हमने अपनी कॉपी में किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी नोट्स में देखें, यस, इसको भी कहां देखें, नोट्स में देखें भैया, ठीक है जी जनाब, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, अरे ये वाला क्वेश्चन देख के कुछ याद आया, ये है JEE 2010 का क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको अपनी कॉपी में मिलेगा, जहां पर हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ रखा है, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, वहां पर ये वाला क्वेश्चन दे रखा था। तो फिर से इसको भी आप अपनी कॉपी में देखने का कष्ट करें। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। ये है JEE 2009 का क्वेश्चन, IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो बेटा, क्या कह रही है ना। देखो इससे तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि यार इस चैप्टर से जो एडवांस का क्वेश्चन आता है वो मुश्किल नहीं आता, है ना। एडवांस का क्वेश्चन आसान आता है, और फिजिकल केमिस्ट्री से एडवांस का क्वेश्चन जनरली आसान आता है। ऑलराइट, तो इसको एक बार आप ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जहां से आप स्कोर कर सकते हो अच्छा, है ना। तो इन चैप्टर्स पे कमांड अच्छी होनी जरूरी है ना। ऑर्गेनिक में कई बार घुमा देता है, इनऑर्गेनिक आपको बड़ा प्रोडक्टिव होता है आपके लिए एडवांस में। फिजिकल के कुछ चैप्टर्स बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये वाले चैप्टर्स बड़े प्रोडक्टिव होते हैं अगर आपने इनको अच्छे से कर रखा है ना। और एडवांस में वैसे भी हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, देख देख के छांट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यस, तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन चेक करो क्या आएगा।
भाई ये वाला क्वेश्चन तो यार ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने काफी बार अपने नोट्स में किया हुआ है। यस यस, आइए सर देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट लग रहा है ना। इजार लिखा है ना, इसका मतलब इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। लिखता है फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय अ स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। सरासर गलत बात कह रहा है। फ्रैंकल डिफेक्ट तो वहां होता था जहां लार्ज डिफरेंस होता था कैटायन और एनायन की साइज में, ठीक है ना। फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, सर बिल्कुल सही बात है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, जो स्मॉल कैटायन होता है, स्मॉल साइज वाला आयन होता है, अपनी लैटिस साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, डिसलोकेट हो जाता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट एज इट इज। ये वाला पॉइंट जो है आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, बिल्कुल सही बात है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लैटिस साइड को एक एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़ के चला जाता है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आके उस लैटिस साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है और उसी को आप लोग एफ सेंटर बोलते थे। और एफ सेंटर की वजह से बेटा आपका जो सॉलिड होता था वो कलर शो करता था। शॉर्टकट इफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, भाई सरासर गलत बात है। शॉर्टकट इफेक्ट में तो कैटायन और एनायन दोनों लैटिस साइड छोड़ के चले जाते हैं अपनी नई दुनिया। बसा लेते हैं तो वहां तो लफड़ा हो जाएगा, है ना, वहां तो सर लफड़ा हो जाएगा। डेंसिटी बात है। शॉर्टकट इफेक्ट में तो कैटायन और एनायन दोनों लैटिस साइड छोड़ के चले जाते हैं अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं, तो वहां तो लफड़ा हो जाएगा, है ना, वहां तो सर लफड़ा हो जाएगा। डेंसिटी डिक्रीज करती थी, ये कह रहा सेम रहती है, सरासर गलत है सर। इस ऑप्शन में तो हमें ऑप्शन नंबर बी और सी सर यही करेक्ट लग रहे हैं। चेक कर लो, देखें एक बार। ऑल राइट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और जेई 2008 का क्वेश्चन करते हैं। जेई 2008 का क्वेश्चन करते हैं। ये देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। उनको लगता है साला ये क्वेश्चन अपने बस का नहीं है ना, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। बट मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ इसने कहानी लिख रखी है किसकी, हेक्सागोनल सिस्टम की, कि हेक्सागोनल सिस्टम में नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं, ये होता है, फलाना होता है। एटम ऊपर वाली लेयर के 3, सेम लेयर के 6, नीचे वाली लेयर के 3 एटम आपस में वो करके 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये सारी चीजें इसने इसमें सारी सब कुछ चीज लिखी हुई है ना। तो इस चीज को छोड़ दो, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं क्वेश्चन पे 2008 में। देखो ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वाला क्वेश्चन था। लिखता है द नंबर ऑफ एटम्स ऑन एचसीपी यूनिट सेल कितने होते हैं। हमने अपनी कॉपी में लिख रखे हैं 6 एटम्स होते हैं एचसीपी में, है ना, कैलकुलेट भी कर रखा है। यस यस, बोलो बोलो बोलो, है ना ऐसा, तो बस 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल। वॉल्यूम आप लोगों को करवा रखा है, वॉल्यूम आप लोगों ने लिखा था ए इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी ए 6 इंटू √3/4 आर स्क्वायर, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बने थे। अपने नोट्स में देखना ऑप्शन नंबर ए। यस, ये अपने नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हो, है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने नोट्स का पार्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का नेक्स्ट क्वेश्चन था द एम्प्टी स्पेस। अरे भाई एचसीपी में 74% आता था पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब 74% जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है एटम्स ने, तो सर 26% जो वॉल्यूम होगा वहां पर क्या प्रेजेंट होगी, वॉइड्स प्रेजेंट होगी, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज आपके नोट्स में लिखा है। एक टेबल बना रखी थी ना, यस यस यस, अरे टेबल बना रखी थी ना, उस टेबल का क्वेश्चन है ना। इसकी आपको ट्रिक भी बता रखी है ना, तो उस ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। ठीक है जी सर, आगे चलते हैं। फिर एक और 2007 का क्वेश्चन देखो, एक और 2007 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लिखता है कि द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज स्मॉल। बिल्कुल सही बात है बेटा, जर्मेनियम जो होता था वो सेमीकंडक्टर होता है, बोलो सेमीकंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी का गैप होता था वो कम होता था, इसी वजह से तो सेमीकंडक्टर होता था। यस, तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही बात है। लिखता है द एनर्जी स्प्रेड ऑफ ईच जर्मेनियम एटॉमिक एनर्जी लेवल इज इनफाइनाइटली स्मॉल। ये मुझे लफड़ा लग रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच जो गैप है वो कहता है इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत कम है, बहुत कम। क्यों भाई, ये किसने कह दिया?
एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का गैप हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखा है। जब बैंड बनता है तो उसमें बात होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। यहां किसकी बात कर रहा है ये? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में ऐसा नहीं होता। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता तब फिर भी मैं सोचता कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में जो एनर्जी का गैप होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच, वो बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि वो बैंड की तरह दिखने लगते हैं। यस, तो इसका मतलब सर ये जो स्टेटमेंट 2 है सर, ये तो सरासर गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इस केस में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2006 का ये क्वेश्चन है ना, है ना, है ना। 2006 का ये क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो जरा। क्वेश्चन लिखता है ये क्या हुआ। हाँ, क्वेश्चन क्या लिखता है बेटा, देखो लिखता है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। कहता है मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, बहुत बढ़िया, 75 ग्राम पर मोल दे रखा है मॉलिक्यूलर मास। और बेटा एज लेंथ दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बोले तो 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आना बोलना यार। यस, ये दे रखा है, बहुत बढ़िया। आगे लिखता है डेंसिटी दे रखी है जी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमसे क्या पूछता है? रेडियस ऑफ मेटल एटम। रेडियस ऑफ एटम पूछा। देखो इस केस में करना क्या है, सबसे पहले देखो रेडियस ऑफ एटम मैं तब निकाल सकता हूं जब मुझे ये पता लगे कि आपका जो लैटिस है वो किस तरह का। अगर एफसीसी है तब मैं √2a = 4r लगा के वहां से r निकाल सकता हूं। अगर वो बीसीसी है तो √3a = 4r निकाल के मैं r निकाल सकता हूं। और अगर वो सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो a = 2r लगा के मैं r निकाल सकता हूं, है ना, क्योंकि a की वैल्यू तो पता है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि लैटिस किस तरह का है। वो लैटिस का पता कैसे लगेगा? d = z × m डिवाइडेड बाय na × a³ से पता लगेगा। यस बेटा, देखो d हमारे पास है, m हमारे पास है, na हमें पता है, a हमें पता है। यहां से सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? z की वैल्यू निकालनी। लेट से z का वैल्यू मिलता है 2, तो हम लोग कह देंगे √3a = 4r, है ना। अरे भाई z = 2 है, इसका मतलब बीसीसी है, और बीसीसी के लिए फॉर्मूला √3a = 4r होता ही है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत बार, है ना, बोलो। तो यहां से आप लोग किसकी वैल्यू निकाल लोगे? r की वैल्यू निकाल लोगे। लेट से z का वैल्यू 4 मिलता है, तो 4 मिलता है तो यहां फॉर्मूला √2a = 4r हो जाएगा, है ना। तो वहां से आप r निकाल लेना। अरे हाँ ना, बोलो ना यार, ऐसा ही होता है ना। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, है ना। हो जाएगा ना, बोलो 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 दादा, बोलना पड़ेगा। हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन, है ना। देख रहे हो आप कितने आसान, को ध्यान में रखनी है। और एक और क्वेश्चन देख लो, 1998, ये तो काफी पुराना क्वेश्चन दे दिया मैंने ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? देखिए क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयन इन CsCl इज, बिल्कुल सही बात है। CsCl जो होता है 8 इस टाइप का होता है, केटायन आयन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। सर ये बिल्कुल सही बात है। अ मेटल दैट क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12, बिल्कुल सरासर गलत है। BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का 8 होता है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। A unit cell of an anionic crystal shares some of its ions with other unit cell। लो जी, इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा तो होता ही था ना यार, ये चीज तो होती है ना। आयंस जो होते हैं वो तो शेयर होते ही हैं 2 यूनिट सेल्स के बीच। द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन NaCl इज इतनी, अगर आपको रेडियस ऑफ एनायन और केटायन की दे रखी हो तो अब ये भाई आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा रखा है कि जो NaCl होता है सर, NaCl के लिए A = 2 इंटू रेडियस ऑफ Na प्लस रेडियस ऑफ Cl- होता है। तो अब देखो यहां से रेडियस ऑफ Na+ दे रखा बेटा कितना? 95, Cl- का रेडियस 181। सॉल्व कर लियो, A का वैल्यू 552 पिकोमीटर ही मिलेगा। इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, तो यहां पर कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए? सर A हो गया, सर C हो गया और सर D हो गया, ठीक है ना। तो ये थे बेटा JEE एडवांस के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप नोट्स अच्छे से करें। आपका जो मॉड्यूल है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप एक बार अच्छे से पढ़ें। प्रीवियस से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, और भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन छूट गया तो वो भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये JEE एडवांस में इतने सारे क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। एक होगा सिमेट्री एलिमेंट्स और दूसरा होगा नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो चलो फिर इसके बाद हम लोग वो चीज देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इस वाले टॉपिक में मैं बात कर रहा था एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब, है ना।
क्यूब में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसके हम लोग इस वाले सेशन में बात करने वाले हैं। अब सिमेट्री जो होती है वो किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकती है ना, क्यूब में हो सकती है, हेक्सागन में हो सकती है, क्यूबॉइड में हो सकती है, किसी में भी सिमेट्री हो सकती है। लेकिन आप लोगों को पता है, जैसे हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है क्यूबिकल ज्योमेट्री, उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यूब या फिर हेक्सागन, हेक्सागन थोड़ा कम रहता है, क्यूबिकल के बारे में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट्स की भी बात करने वाले हैं, किसमें, सिर्फ क्यूब में, है ना। और आप सब लोगों को पता है कि जो क्यूब होती है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा आप लोगों को चेंज दिखा होगा, है ना, स्टूडियो में चेंज दिखा होगा, लाइटिंग में चेंज दिखा होगा, माइक में चेंज दिखा होगा। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक स्टूडियो अवेलेबल नहीं था, तो दूसरे स्टूडियो में आधा पोर्शन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। आई होप उससे आपको कोई ज्यादा लेने देना नहीं है ना, हमें सिर्फ टॉपिक समझने से मतलब है। तो बेटा बात करते हैं हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स इन ए क्यूब। एक क्यूब में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्यूब में 3 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब? सबसे पहला होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस, कौन सा होता है बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट है। फिर उसके बाद दूसरा होता है साहब प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। दूसरा कौन सा होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो ये दूसरा एलिमेंट है जिसकी हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा आएगा सबसे लास्ट में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो ये 3 तरह की सिमेट्री हो सकती है, सेंटर के अबाउट सिमेट्री, प्लेन के अबाउट सिमेट्री, या फिर किसी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। 3 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वाला टॉपिक लास्ट में क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि इन टॉपिक से एज सच अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ना, क्या पता कभी कोई पूछ ले, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूं। ऑल राइट, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। भैया सेंटर का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, एक पर्टिकुलर सेंटर। क्या खास बात होगी उस सेंटर की? उस सेंटर की खास बात यह है कि उस सेंटर से जो कॉर्नर्स हैं, सारे कॉर्नर्स की डिस्टेंस सेम होगी। जो सेंटर है उससे सारे कॉर्नर्स की डिस्टेंस सेम होगी। तुम खुद बताओ, अगर आपके सामने क्यूब है ना, अगर आपके सामने क्यूब है तो ऐसा कौन सा सेंटर होगा, ऐसा सेंटर कौन सा सेंटर होगा जहां से ये जितने भी कॉर्नर्स हैं या फिर जितने भी फेस सेंटर्स हैं, सबकी डिस्टेंस सेम रहे। ऐसा कौन सा सेंटर होगा? आप कहोगे सर वो सेंटर होगा इस बॉडी का सेंटर। यस 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 यस, बोलो बोलो बोलो, वो होगा सर बॉडी का सेंटर। यस, तो यही है बेटा इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री। यही क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसे पॉइंट को बोला जाता है, एक पर्टिकुलर जगह को बोला जाता है जहां से सारे के सारे फेस सेंटर्स बोल दो या फिर सारे के सारे कॉर्नर्स बोल दो, उनकी डिस्टेंस सेम रहती है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? यस यस बोलो जरा, टोटल नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 1 होगा, है ना। सर एक ही सेंटर ऐसा पॉसिबल है, एक ही ऐसा सेंटर पॉसिबल है और वो होगा बॉडी का सेंटर, ठीक है। बहुत आसान है मेरे हिसाब से, सिंपल सी चीज है। बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है, एक ऐसा प्लेन होता है जो क्या करे, पहली चीज तो सेंटर से पास हो, और दूसरी चीज ये जो आपका पूरा क्यूब है इसको इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करे, इस तरह से 2 पार्ट में काटे कि दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस यस, क्या बोला मैंने कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा प्लेन होगा साहब? वो ऐसा प्लेन होगा जो पास होना चाहिए कहां से? सेंटर से। और ये जो आपका क्यूब है इसको ऐसे 2 पार्ट में काटे, ऐसे 2 पार्ट में काटे कि दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हो, है ना। तो बेटा ऐसे हम लोग अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 2 तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। एक को बोला जाता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। क्या बोला जाता है? एक होगा आपका रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होगा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और द डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री? डिफरेंस होगा कि प्लेन कहां से पास हो रहा है ना, कौन से प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। सुनो, मैं आपके सामने क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना देता हूं, है ना, फिर उससे आपको ज्यादा समझना होगा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और द डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री? डिफरेंस होगा कि प्लेन कहां से पास हो रहा है ना, कौन से प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। होगा
डिफरेंस होगा कि प्लेन कहां से पास हो रहा है ना, कौन से प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। सुनो, मैं आपके सामने क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना देता हूं, है ना, फिर उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपके सामने क्यूब बना देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऑलराइट, हाँ, देखना जरा, क्यूब आ रहा आपके सामने। यस, तो देखो, देखियो देखियो, ये बन गया जी क्यूब। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और इसको इससे जोड़ दो, है ना, बन गया क्यूब। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखो, मैं आपके सामने एक ऐसा प्लेन बनाने जा रहा हूं जो इस क्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला है। तो ये सारा मतलब एक तरह का सारा ज्योमेट्री है ये, इसमें केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है भाई, है ना, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं लगेगी। देखो कौन सा क्यूब कौन सा है, देखो जी, एक प्लेन देखियो, ये जो प्लेन आपकी आंखों के सामने बनने वाला है, ये जो प्लेन आपकी आंखों के सामने बनने वाला है, इस प्लेन को देखो ऐसे, इस प्लेन को देखो, ये जो प्लेन जो बिल्कुल इसके बीच से पास हो रहा है, ये वाला प्लेन ऐसे अगर मैं काटूं तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। एक क्यूब है ना, क्यूब को बीच से काट दो इस तरह से, दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसको आप बोलोगे कौन सा प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत आसान है। यस, ये सबसे पहला प्लेन था। सर और भी कोई हो सकता है क्या, दिमाग लगाओ अपना, क्या कोई और भी प्लेन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। कैसे सर, आप बताओ, देखियो जरा, एक प्लेन जो मैं आपके सामने, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, हाँ, जो मैं आपके सामने एक और प्लेन बनाने जा रहा हूं, एक और प्लेन बनाने जा रहा हूं, देखिएगा, देखिएगा भाई, ये देखो ये वाला प्लेन, मतलब ऐसे काट दिया बीच से, ऐसे पिछली बार ऐसे काटा था, अब की बार ऐसे काट दो। ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन होगा सर, ये भी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, ये भी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। मेरी बात समझ में आ रही? यस, अच्छा, और भी हो सकता है, चलो देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं कौन सा कलर यूज करें। अब की बार व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। देखो जी, देखो देखो, अब की बार देखना, ये वाला प्लेन देखियो, इसको प्लेन को अच्छे से समझना, ये मैं कौन से प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कौन से प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं, इसको अच्छे से समझना तुम। ये वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, इस क्यूब को बीच से काट दिया, ऐसे ऐसे काटा है, ऐसे, तो आगे वाला पोर्शन और जो पीछे वाला पोर्शन है सर, ये दोनों पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो ये है टोटल कितने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3। इसके अलावा और कोई आपको रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। यस, मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये चीज भी आप लिख लो, साथ साथ ये चीज भी आपको साथ में नोटिस करनी है, लिखनी है, नोट करनी है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, है ना। टोटल टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस, टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए जी? टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए जनाब 3। दादा आना बोलना यार, यस, क्या ये बात सही है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, है ना। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यार ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कहां से हो रहा है। अगर आप देखो, देखो पहली चीज तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हो रहा है, ये वाला, है ना। साथ साथ देखो, ये वाला एज सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला एज सेंटर, यस, ये वाला एज सेंटर, फेस सेंटर, एज सेंटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी प्लेन है वो पास कहां से होता है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो यही वाला क्यूब मैं आपके सामने दूं, है ना, ऐसा ये वाला क्यूब है, इसको आप समझ भी सकते हो, अपने अपने घर में आप सब लोगों के पास होगा ये क्यूब। ये वाला क्यूब है, इसमें एक बार मैं इसको 3 तरह से काट सकता हूं। देखो, एक बार ऐसे काट दो, है ना, बीच से काट दिया, बीच से, तो ये जो आधा पोर्शन सामने वाला है और जो आधा पोर्शन पीछे वाला है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। यस, एक बार आपने ऐसे काटा है। और कैसे काट सकते हो सर? एक बार इसको ऐसे काट दो, ऐसे देखो, तो इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होगा। एक बार बीच से काट दो, तो ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होगा, है ना। इनको बोला जाता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑलराइट, चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे की बात करते हैं, वो है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसकी बात करते हैं? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या होता है ना, तो ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखो, वापस से हम लोग क्यूब बनाते हैं, है ना, क्यूब से ही सारी कहानी समझ में आएगी। यस, क्यूब से ही सारी कहानी समझ में आएगी। एक और क्यूब देखना जरा,
लो जी, ये क्यूब आपके सामने, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, सुनना, देखो ये वाला एक मैंने बनाया है फेस डायगोनल, है कि नहीं? बिल्कुल है साहब। और ये वाला फेस डायगोनल, एक ये वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन डायगोनल जैसा दिख रहा है, डायगोनल। ये देखो, ये वाला जो प्लेन है, ये भी प्लेन कहां से पास हो रहा है सर? सर ये वाला प्लेन भी पास हो रहा है, ये वाला फेस डायगोनल और नीचे वाला फेस डायगोनल। दो ऑपोजिट, जो एक दूसरे के सामने वाले दो ऑपोजिट फेस डायगोनल है, वहां से एक पास हो रहा है आपका प्लेन, है ना। तो जो इधर वाला पोर्शन होगा और जो पीछे वाला पोर्शन होगा, सर ये दोनों पोर्शन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये जो क्यूब है, ये जो प्लेन है, ये इस क्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको बोला जाता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस, किस क्या बोला जाएगा? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एटम कौन कौन से है देखो, कॉर्नर, फेस सेंटर, कॉर्नर। यस, ये वाला तो पूरा एच सेंटर से भी निकल रहा है, कॉर्नर, फेस सेंटर, कॉर्नर, है ना। इस तरह से मेरी बात समझ में आई? अच्छा, तो सर अगर आपने ये वाला बनाया ना, तो सर एक और बन सकता है। सर एक और भी तो बन सकता है, ये वाला जो फेस है इसका एक डायगोनल ये भी तो है। सर इस नीचे वाले फेस का एक डायगोनल ये भी तो है। तो सर ये वाला प्लेन भी तो होगा। आपने तो सिर्फ ऐसे काटा है, ये वाला डायगोनल भी तो है। इसको भी तो देखो आप, इसको क्यों भूल रहे हो? अरे बोलो, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, दो, एक फेस जो होता है उसके कितने डायगोनल होते हैं? दो डायगोनल होते हैं ना, फेस डायगोनल दो होते हैं ना। तो ये वाला एक फेस डायगोनल, ये वाला एक फेस डायगोनल, इससे एक प्लेन बन गया। और एक ये वाला फेस डायगोनल, एक ये वाला फेस डायगोनल, इससे एक प्लेन बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑपोजिट फेसेस से, दो ऑपोजिट फेसेस से, दो ऑपोजिट फेसेस से दो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या कह रहा हूं मैं कि दो ऑपोजिट फेसेस से दो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहे हैं। और ऐसे कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? सर टोटल फेसेस होते हैं 6। तो अगर दो से दो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, तो 6 फेसेस से 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। यही चीज आपको लिखनी है, टोटल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। टोटल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे जनाब? वो हो जाएंगे सर 6। कितने हो गए जी? 6 हो गए। बताओ, याद रहेगा ये चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं क्यूब में, तो आप बोल दोगे टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे सर, दोनों को ऐड कर दो ना यार। अरे भाई, एक था रेक्टेंगुलर, यस, और दूसरा था डायगोनल, सर दोनों को ऐड कर दो। तो टोटल अगर आप देखोगे तो वो तो था 3, ये था 6, ऐड करना आप लोगों को आता है, टोटल मिल जाएंगे आपको 9। तो क्यूब में टोटल जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो 9 होता है। 9 में से 6 होता है आपका कौन सा? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और 3 होता है आपका कौन सा? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। बताओ, बात क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात, है ना? बहुत आसान चीज है ये वाली। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम लोग तीसरी बात करते हैं, वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑब्वियस ही बात है, जब हम लोग सेंटर की बात कर रहे थे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही थी, जब हम लोग प्लेन की बात करते तो प्लेन की बात हो रही थी। एक्सिस मतलब, एक्सिस जो होती है ना, वो दो पॉइंट से पास होती है, मैं ऐसे कह सकता हूं, एक इधर एक इधर, यहां से कोई एक एक्सिस पास हो रही है ना। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी एक्सिस को बोला जाता है जिसके अबाउट अगर आप घुमाओगे ना, जिसके अबाउट अगर आप घुमाओगे आपके क्यूब को, तो वो एक जैसा क्यूब दिखेगा, है ना, वो सिमिलर दिखेगा। और जब आप 360 डिग्री से रोटेट करोगे उसको, अगर आप मान लो उस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री से रोटेट करो, तो आपको क्यूब की सेम अपीयरेंस दिखेगी, एक जैसी अपीयरेंस दिखेगी, मोर देन वंस, है ना। एक से ज्यादा बार आपको क्यूब की सेम अपीयरेंस दिखने वाली है। तो ऐसी एक्सिस को बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है रिप्रेजेंट्स ए लाइन। ऑब्वियसली बात है, एक्सिस का मतलब एक लाइन हो गया, अबाउट विच अ क्रिस्टल में बी रोटेटेड, है ना, जिसके अबाउट आप क्या कर सकते हो? क्रिस्टल को रोटेट कर सकते हो, क्रिस्टल को रोटेट कर सकते हो, सो दैट इट गिव्स द सेम अपीयरेंस, है ना। आपको क्या मिलेगा? आपको क्रिस्टल की सेम अपीयरेंस मिलेगी मोर देन वंस इन ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री से आपने घुमा दिया तो आपको क्यूब की एक से ज्यादा बार सेम अपीयरेंस दिखी, सेम जैसा, एक जैसा दिखा, उसको बोला था सेम अपीयरेंस, है ना। तो ऐसी जो एक्सिस होगी उसको बोला जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है? देखो यहां पर हम लोग 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक होता है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है, और इसको
टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है ना, ये इसके नाम है, टेट्रा मतलब 4। एक होता है थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दो इसको, C3, या फिर इसको ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है ना। और साहब एक होता है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर C2, या फिर डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। ये 3 तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। ऑलराइट, अच्छा C4 का मतलब समझते हो? C4 का मतलब जब आप 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको 4 बार क्यूब की अपीयरेंस सेम दिखेगी। C3 का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसी एक्सिस होगी जिसके अबाउट जब आप 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो 3 बार आपको सेम अपीयरेंस दिखेगी। और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि जब आप 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको सिर्फ 2 बार सेम अपीयरेंस दिखने वाली है क्रिस्टल की, सेम अपीयरेंस दिखने वाली है क्यूब की, है ना। तो चलिए फिर बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात होगी फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक बार देखो जरा, जो लिखी हुई चीज आपको समझ में आ रही है क्या? क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या जो लिखी हुई चीज आपको समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, एक बार देखो जरा। यस, आ रही है समझ में? सबसे पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो एक्सिस है वो पास कहां से हो रही है। तो देखो ये जो एक्सिस है ना, ये पास, इसको ये तो मैंने बोल ही दिया कि इसको C4 या फिर टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये पास होती है 2 ऑपोजिट फेस सेंटर से। किसी भी क्यूब, अगर आपके पास क्यूब है तो किसी भी क्यूब के 2 ऑपोजिट फेस सेंटर से एक बार एक वो लाइन पास करके देखना, फिर आप क्यूब को घुमाना। आप देखोगे जब आप उसको क्यूब को 90 डिग्री से घुमाओगे, कितने डिग्री से? 90 डिग्री से, तो आपको सेम क्यूब दिखेगा। फिर 90 से घुमाओ, फिर 90 से घुमाओ, फिर 90 से घुमाओ। टोटल जब आप 360 डिग्री का रोटेशन करोगे तो आपको 4 बार क्यूब की अपीयरेंस सेम दिखेगी। है ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि क्यूब मेरे पास जो है वो छोटा है, बड़ा क्यूब भी होगा तब भी आपको समझ में आएगा। लेट्स से ये वाला कलर है ना, आपको क्यूब सामने से इस तरह का दिख रहा है ना, ये सामने से आपको क्यूब इस तरह का दिख रहा है। कौन सा वाला फेस दिख रहा है आपको? कौन सा वाला फेस दिख रहा है? येलो कलर वाला, देखियो जरा, है ना, येलो कलर वाला फेस देखना। अगर मैं इसको घुमाऊं, मैं इसको घुमाऊं और वापस येलो कलर दिख जाए, इसका मतलब 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन हो सकता है, हो चुका है ना। आपने कितने डिग्री से घुमा दिया? 360 डिग्री से घुमा दिया। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं भाई ये वाला क्यूब है जिसका आपको येलो वाला फेस दिख रहा है, मैं इसको घुमाता जाऊं, घुमाता जाऊं, घुमाता जाऊं, घुमाता जाऊं, घुमा के वापस येलो कलर आ जाएगा आपके सामने, इसका मतलब सब आपने 360 डिग्री से रोटेट कर दिया। यस, सही कह रहा हूं ना मैं? तो ये वापस येलो कलर आना आपको दिखाएगा टोटल रिवॉल्यूशन कितना हो चुका है, 360 डिग्री का। अब समझना आप लोग मेरी बात को, ये वाला एक फेस सेंटर है, इधर वाला ये वाला एक फेस सेंटर है, एक जो एक्सिस है वो यहां से पास हो रही है, ऐसे समझो। 2 ऑपोजिट फेस सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, समझना जरा। यस, अब मैं इस क्यूब को रोटेट कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री से। ये देखो, ये हो गया 90 डिग्री से रोटेट। यस, है तो अभी भी क्यूब ही ना, अपीयरेंस तो सेम है। एक बार और 90 से रोटेट कर देता हूं, ये देखो जरा, 2 बार 90 से रोटेट किया, अभी भी तो सेम ही दिख रहा है क्यूब, मतलब उस कलर पे मत जाओ, कलर पे मत जाओ, अपीयरेंस चेक करो सिर्फ, है ना, अभी भी क्यूब जैसा ही दिख रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार और घुमाओ, ये लाओ सर, 3 बार रोटेट कर दिया, देखो 90 डिग्री से 3 बार रोटेट कर दिया मैंने, अभी भी क्यूब जैसा ही दिख रहा है। और एक बार और रोटेट कर दिया, टोटल रोटेशन कितना हो गया सर? टोटल रोटेशन हो गया 360 डिग्री का। कैसे पता लगा? वापस येलो कलर आ गया। यस, तो इसका मतलब ये जो एक्सिस है जो पास हो रही है कहां से सर? 2 ऑपोजिट फेस सेंटर से। इस एक्सिस के अबाउट अगर आप क्यूब को रोटेट करवाते हो तो 360 डिग्री के रोटेशन में आपको क्यूब की 4 बार सेम अपीयरेंस दिखती है। यस, इसी वजह से इसको C4 या फिर 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि टोटल C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? हाँ जी, आप ये बताइए टोटल C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि टोटल C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? देखो कॉमन सेंस की बात है, पूरा ज्योमेट्री है भैया, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है ना, ये पूरा मैथ्स है। आप बोलोगे सर 2 फेस सेंटर से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होती है, एक एक्सिस पास हो रही है 2 फेस सेंटर से, तो टोटल फेस सेंटर कितने हैं सर? 6 हैं। 2 से एक एक्सिस मिल रही है तो 6 से 3 मिलेगी, खत्म। यस, तो टोटल C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी 3। ये चीज आपको याद रखनी है, रह जाएगी मेरे हिसाब से, है ना, आसान है, बहुत बढ़िया।
अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरी C3 या फिर थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है या फिर ट्राइड मतलब ट्राई को हम लोग तीन ही बोलते हैं ना, है ना। ट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हो। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है मुझे थ्री फोल्ड। इसका मतलब अब की बार मैं जब रोटेट करूंगा कितने डिग्री से, डिग्री का छोड़ो, जब मैं 360 डिग्री से रोटेट करूंगा पूरे क्यूब को, तो मुझे तीन बार क्यूब की सेम अपीयरेंस दिखेगी। कितनी बार दिखेगी? 3 बार सेम अपीयरेंस दिखेगी। अब ऑब्वियस ही बात है कि जब आप 360 डिग्री से रोटेट करो और 3 बार सेम अपीयरेंस दिखे, इसका मतलब जो एंगल ऑफ रोटेशन रहा होगा वो कितना रहा होगा? 120 डिग्री का रहा होगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये कहां से पास होगी? आपके सामने लिखा है कि ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बेटा, पास होती है बॉडी के डायगोनल से, है ना। बॉडी के डायगोनल से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होगी। समझाने के लिए आप समझ सकते हो, लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ऐसा जितना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्यूब है, ऑलराइट। इस क्यूब में एक ये कॉर्नर ले लो और एक ये कॉर्नर ले लो, है ना। ये दो कॉर्नर है ना। थोड़ा क्यूब छोटा हो सकता है, आपको इतना अच्छे से विजुलाइज ना हो। ये दो कॉर्नर है, ये दो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं, डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स है। आपका बॉडी डायगोनल यहीं से पास होता है ना, यहीं से पास होगा बॉडी डायगोनल। ये आपका इस क्यूब का बॉडी डायगोनल है, ऑलराइट। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं ना, दो ऑपोजिट से एक बॉडी डायगोनल मिलेगा, है ना। तो अब देखो, लेट्स से ये वापस से कौन सा, हाँ येलो वाला ही देख लेते हैं, है ना। ये वाला फेस आपको दिख रहा है अभी, है ना। ये चीज आपको दिख रही है क्यूब की। एक बार मैंने इसको रोटेट किया, सेम अपीयरेंस है। एक बार और रोटेट किया, सेम अपीयरेंस है। 2 बार कर चुका हूं, एक बार और रोटेट किया, सेम मिल गया। इसका मतलब टोटल रोटेशन कितना हुआ है? 360 डिग्री का। वापस येलो मिल गया ना। टोटल रोटेशन 360 डिग्री का हुआ, लेकिन सर हर रोटेशन में हमें अपीयरेंस बिल्कुल सेम दिख रही है ना। क्यूब का क्यूब ही है, कुछ और थोड़ी ना बन गया। जैसा दिख रहा है, सिर्फ आप कलर पे मत जाओ, कलर छोड़ दो, अपीयरेंस को चेक करो सिर्फ, है ना। कलर को छोड़ के अपीयरेंस चेक करो, सेम दिख रही है ना। तो जब आपने टोटल रोटेशन 360 डिग्री का किया तो आपको 3 बार अपीयरेंस सेम दिखी। इसका मतलब इसको C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी ऐसी? टोटल C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? अब आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो अपना। आप बोलोगे सर एक बॉडी डायगोनल से एक एक्सिस पास हो रही है, तो क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो टोटल 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि C3 या फिर थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी। कितना आसान है ना। क्योंकि अभी आसान हो गया, क्योंकि हमें सारी चीजें पता है पहले से, कितना कॉर्नर होता है, कितना फेस सेंटर होता है, कितना एज सेंटर होता है। इस तरह से हम लोग बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कहां से पास हो रही है। ऑब्वियसली बात, अगर बॉडी डायगोनल से पास हो रही है, इसका मतलब सेंटर से भी पास हो रही होगी, है ना। पिछली वाली भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब फेस सेंटर से जो पास होगी वो बॉडी के सेंटर से तो पास होगी, बॉडी सेंटर से भी पास हो रही है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं और एक और सिमेट्री की बात करते हैं, एक और एक्सिस की बात करते हैं, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहां सीधा इसका नाम ही आपको चीख चीख के कह रहा है कि भैया 2 बार रोटेट करोगे, है ना। जब आप 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो 2 बार आपको सेम अपीयरेंस मिलने वाली है, और 360 में 2 बार सेम अपीयरेंस, इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। अब यहां पर कहां से पास होती है ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री? सर ये पास होती है डायगोनली ऑपोजिट एज सेंटर से। एज सेंटर, लेकिन डायगोनली ऑपोजिट एज सेंटर, है ना। मतलब क्या हो गया? जैसे ये वाला देखो, ये वाला एज सेंटर है, आपको दिख रहा है ये वाला एज सेंटर, है ना, मैंने बना रखा है। इसका डायगोनली ऑपोजिट एज सेंटर ये वाला होगा, इधर वाला। अब इतना तो समझते ही हो ना तुम लोग, डायगोनली ऑपोजिट एज सेंटर, है ना। तो लेट से मैं ये ले लेता हूं, कोई भी ले लो, है ना, ऐसे ले लेते हैं। ये वाला कौन सा कलर दिख रहा है आपको? कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लूइश, है ना, ब्लू कलर दिख रहा है। अब सुनियो, ये है डायगोनली ऑपोजिट एज सेंटर, यहां से एक एक्सिस पास हो रही है। मैंने इस क्यूब को रोटेट किया एक बार, सेम अपीयरेंस। मैंने इस क्यूब को रोटेट किया दूसरी बार, सर 360 डिग्री का रोटेशन हो गया। क्यों? वापस ब्लू कलर दिखाई देने लग गया। 360 डिग्री के रोटेशन में सर 2 बार सेम अपीयरेंस आई है, इसका मतलब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बोला जाएगा C2 या फिर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। अब मुझे आप एक बात बताइए, टोटल टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? अपना दिमाग लगाओ भैया। हाँ जी, सोच के बताओ। सर सिंपल सी बात है, दो एज सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, तो टोटल एज सेंटर होते हैं 12 से कितनी होगी? 6। 2 से 1 तो 12 से 6
खत्म। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी 6। ऑल राइट, तो यहां से अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, बोलो बोलो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, आप बोलोगे सर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी 3, कौन सी C4, फिर आया था 4, कौन सी C3, फिर आया था 6, कौन सी C2। टोटल कितनी होगी, 6 4 10 और 3 13। तो सर टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 13। अब देखो एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है तुमसे, क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताइए टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होंगे क्यूब में। क्वेश्चन ये हो सकता है कि टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होंगे क्यूब में। तो देखो एक तो था सेंटर ऑफ सिमेट्री, बोलो 9 था प्लेन ऑफ सिमेट्री, और 13 है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बात समझ गए आप लोग, टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बताइए, है ना। तो ये इस तरह से आप लोग सिमेट्री एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। यस यस यस, बोलो 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 बोलो, क्लियर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार, बहुत आसान चीज है ना, है ना। आगे चलें फिर आगे, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। देखो भाई एक तो क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे कि बताओ इतने सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होंगे, है ना, ये वाले कौन से होंगे, ये वाले कौन से होंगे, कहाँ से पास होती है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इस पे पूछे जाते हैं। ये है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। और कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये रहा, लो देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है, विजुअलाइज करना जिसको आता है, वही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो सकता है मेंस में अगर उसको कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो वो बना सकता है, बहुत आसान है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कौन सा प्लेन कहां से पास होता है। क्या कह रहा है, लिखता है एटम्स ए जो है बेटा, एटम ए कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है साहब। एटम बी जो है वो कहां प्रेजेंट है, फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। एटम सी जो है वो कहां प्रेजेंट है, सर वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। और जो एटम डी है सर वो एज सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लिखता है इफ द एटम्स टचिंग वन ऑफ द टू फोल्ड, थ्री फोल्ड एंड फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर रिमूव्ड, देन द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड क्या होगा। एक टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को टच करने वाले एटम्स को अगर हटा दें तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा क्यूब का, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली चीज, आपकी कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो वो बॉडी के सेंटर से तो पास हो ही रही है ना, वो बॉडी के सेंटर से तो पास हो ही रही है ना, है ना, है ना। तो इसका मतलब वो एटम तो हट ही जाएगा सर, सी जो है सर वो तो जीरो हो ही जाएगा, है ना। क्या कोई ऐसी सिमेट्री है, क्या कोई ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो पास होती हो कॉर्नर से। बिल्कुल है सर। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अरे भैया हमने बात करी थी ना, बॉडी डायगोनल से पास हो रही है। यस, जो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो बॉडी डायगोनल से पास होती है। बॉडी डायगोनल मतलब कॉर्नर। यस, तो वहां से कॉर्नर वाले दो एटम को हटा दो सर। कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं सर, 8 में से 2 हटा दो इंटू 1/8। यस, 6/8, 3/4 बटेंगे सिर्फ ए वाले एटम्स, ठीक है। अच्छा सर, क्या कोई ऐसी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ऐसी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो फेस सेंटर से पास होती है। बिल्कुल, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होती थी दो ऑपोजिट फेस सेंटर से, है ना। तो उससे उस पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हटा दो भाई। टोटल फेस सेंटर होते हैं 6, 2 को हटा दो और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो ये बच जाएंगे 4, 4/2 मतलब 2 आ गया। और सबसे लास्ट में बात करते हैं डी की। डी कहां पे था, एज सेंटर पे। क्या कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो एज सेंटर से पास होती हो, सर बिल्कुल है। कौन सी वाली है सर, वो है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर 12 होते हैं टोटल, 12 में से 2 को हटा दो और कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है सर। 10/4 मतलब 5/2 बोलना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात। यस 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 यस, 10/4 मतलब 5/2। आप क्या करो बेटा, अब आप रेशो निकाल लो। बी तो 0 हो गया, ए सी और डी का क्या है 3/4, 2 ए बी डी। अच्छा बी है ना यार, सी तो 0 हो गया ना, हाँ। ए बी डी 3/4, 2 और 5/2। आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4 से, 8, 10, A3, B8, D10। चेक कर लो जरा क्या आपको यही फॉर्मूला मिल रहा है क्या। चेक कर लो बेटा,
क्या आपको यही वाला फॉर्मूला मिल रहा है क्या? चेक कर लो आप लोग। हाँ जी, चेक कर लो बेटा, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। अब जिसने नहीं पढ़ रखा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना। और बहुत जगह ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं जाती है ना। यस, चलिए फिर आगे चलते हैं, चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। और नेक्स्ट 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 एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके ना मजा ही आ जाएगा, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही भयंकर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, और जेई एडवांस में पूछा जाने वाला एकदम जोरदार क्वेश्चन है ये, है ना। जेई एडवांस में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, वापस से एटम्स की पोजीशन सेम वही है, जो आटा आपका एटम ए है सर वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, यस। जो आपका एटम बी है सर वो प्रेजेंट है फेस सेंटर पे, बोलो बोलो, फेस सेंटर पे। जो एटम सी है वो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे, जो एटम डी है वो प्रेजेंट है एज सेंटर पे। अब सुनो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, कहता है इफ द एटम्स टचिंग वन ऑफ द फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आर रिमूव्ड, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। एक तो फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले एटम्स को हटाना है और एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले एटम्स को हटाना है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है ना। अब देखो यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, यहां पर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से पास हो रही है। फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रही है सर दो ऑपोजिट फेस सेंटर, और ऑब्वियस सी बात है फेस सेंटर से पास हो रही है तो बॉडी के सेंटर से तो पास होगी, है ना। तो देखो पहला केस, यहां पर दो केस बनेंगे, यहां पर भैया दो केस बनेंगे बाबू भैया। दो केस कौन से बनेंगे, जैसे मान लो ये है आपका क्यूब, ये है भैया आपका क्यूब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ये वाली है, यहां पर ये वाला और ये वाला, यहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, ठीक है। और ये है बॉडी का सेंटर, ठीक है। और जो प्लेन की मैं बात कर रहा हूं ना, जिस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, जिस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, वो जो प्लेन है वो मान लेते हैं ये वाला प्लेन है, ये है ये वाला प्लेन, है ना। ये वाला प्लेन है बेटा फोर फोल्ड सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन कहां से पास हो रहा है, देखो सर ये एच सेंटर, सर ये फेस सेंटर, सर ये एच सेंटर, यस यस सर ये भी एज सेंटर, ये भी एज सेंटर, फेस सेंटर, सामने वाला फेस का सेंटर, पीछे वाला फेस का सेंटर। अब आप सोच के देखो, सुनना मेरी बात को अच्छे से, सुनना मेरी बात को अच्छे से। कॉर्नर एटम कितने थे सर, 8 थे। कितने कॉर्नर वाले एटम हट गए, कितने कॉर्नर वाले एटम हटे, क्या कोई कॉर्नर वाला एटम हट रहा है, चेक करो क्यूब का कोई कॉर्नर वाला एटम हट रहा है क्या। ना तो फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कॉर्नर से पास होती है और ना ही रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉर्नर से पास होता है। आप बोलोगे सर कॉर्नर वाला कोई एटम नहीं हटेगा, है ना। तो ये आज भी 8 इंटू 1/8 ही रहेगा। एटम्स ए की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। आइए फिर आगे चलते हैं, बी फेस सेंटर वाले की बात कर लेते हैं। इसको देखने की बजाय आप चेक कर सकते हो, आपका जो रूम है, आप एक रूम में बैठे हो, सोच के देखो एक प्लेन है जो इस रूम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आप जिस रूम में बैठे हो सोच के देखो, जो वो प्लेन है वो रूम को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल, ऊपर और नीचे। तो ये जो प्लेन है वो कहां कहां से पास हो रहा होगा, आप देखोगे 1 2 3 4, 4 तो एच सेंटर से पास हो रहा होगा। कितने एच सेंटर से, 4 एच सेंटर से। और कितने फेस सेंटर से पास हो रहा होगा, 1 2 3 और 4, 4 फेस सेंटर से पास हो रहा होगा। सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला फेस सेंटर बचेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, बोलिए बोलिए, है ना। तो देखो यहां पर 4 फेस सेंटर कौन से हैं, देखो एक तो ये, एक ये आमने सामने वाला, एक पीछे वाला, एक सामने वाला। ये 4 फेस सेंटर वाले एटम हट जाएंगे। तो फेस सेंटर के एटम थे सर 6, है ना, 6 थे सर। 6 में से 4 तो हट गए, किसकी वजह से सर, 4 तो हट गए किसकी वजह से, आपके प्लेन की वजह से। और सर 2 देखो, ये जो 2 बचे ना वो किसकी वजह से हट गए, इस एक्सिस की वजह से। अरे भैया एक्सिस भी तो पास हो रही है कहां से, ऑपोजिट फेस सेंटर से। ऊपर और नीचे वाले से तो एक्सिस पास हो रही थी, और ये जो नीचे वाले 4 थे यहां से प्लेन पास हो रहा था। तो प्लेन ले गया 4 तो, और 2 ले गई एक्सिस। इसका मतलब फेस सेंटर हो गया अंडा, 0। बी कितना हो गया, 0 हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है। सी, अरे सर सी तो पूछो मत, है ना। सी को तो हर कोई निपटा देगा, प्लेन भी निपटा देगा, एक्सिस भी निपटा देगी, सी तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एज सेंटर की। एज सेंटर कितना बचा, सोच के बताओ, एज सेंटर कितना बचा, कितने हट गए सर, 12 थे सर, 12 थे। कितने हट गए भैया,
कितने हट गए सर? 4 हट गए, है ना, 4 हट गए सर। एक प्लेन 4 एच सेंटर से गुजरेगा, 1 2 3 4, है ना, 4 एच सेंटर वाले एटम हट जाएंगे, तो 4 हट गए इंटू 1/4, ये बच गए सर 2। और अगर आप फॉर्मूला बनाने जाओगे, अगर आप फॉर्मूला बनाने जाओगे तो ए और डी का रेशियो 1:2 आ रहा है, फॉर्मूला बनेगा AD2। बताइए है कि नहीं जबरदस्त केस? बोलो बोलो बोलो। ये पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब आप खुद सोच के बताओ कि दूसरा केस कौन सा होगा। अब आप खुद सोच के बताओ कि जो दूसरा केस है वो कौन सा होगा। हाँ जी हाँ जी, जो दूसरा केस है बेटा वो कौन सा होगा, खुद सोचो। दूसरा केस कौन सा होना चाहिए भाई? यहां तो क्या हो रहा था भाई, अपना दिमाग लगाओ। यहां तो क्या हो रहा था, जो आपका प्लेन और जो एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। प्लेन ये वाला था, एक्सिस ये वाली थी। सर एक केस ये भी तो हो सकता है सर, इस केस को मत भूलो आप। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लेन प्लेन और आपके जो एक्सिस है वो सेम ही हो, एक ही प्लेन में हो एक्सिस, उसी प्लेन में हो जिस प्लेन से आप कट कर रहे हो। जैसे जैसे एग्जांपल लेते, यही वाला क्यूब है, ठीक है जी, ये वाला क्यूब है, ये वाला क्यूब है, इसमें जो प्लेन था, इसमें जो प्लेन था वो ये वाला है। आपने आज इस तरह से काटा है, ये वाला प्लेन है ना, ये वाला प्लेन इस तरह से काटा है, और जो एक्सिस है, जो एक्सिस है वो भी ये वाली है, ये वाली एक्सिस है। यस, मतलब एक्सिस और प्लेन दोनों एक साथ है। आपकी जो एक्सिस है वो भी इसी प्लेन से गुजर रही है। तो सर इससे क्या होगा? इससे कमाल हो जाएगा। देखो क्या कमाल हो जाएगा। सबसे पहली चीज, कॉर्नर वाले एटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉर्नर वाला एटम तो आज भी वही रहेगा। सर बी एटम कितने हो जाएंगे इसको देखो। सर अब देखो, एक ये फेस सेंटर, एक ये फेस सेंटर, एक सामने वाला एक पीछे वाला, 4 फेस सेंटर वाले एटम तो हट जाएंगे, लेकिन ये 2 फेस सेंटर वाले एटम बच जाएंगे। पिछली बार ये भी उड़ गए थे, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। समझ में आ रही मेरी बात? अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस वजह से टोटल 6 थे, 6 में से 4 उड़ जाएंगे लेकिन 2 बच जाएंगे। इसका मतलब बी कितना हो गया, सी कितना हो जाएगा 0, और डी कितना होंगे, डी तो सेम ही रहेंगे, डी सर 2 ही रहेंगे, है ना। 4 एच सेंटर हटेंगे, 1 2 3 4, 4 एच सेंटर वाले एटम हटेंगे। सर फॉर्मूला बन जाएगा, सर फॉर्मूला बन जाएगा ABD2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 अलग अलग केसेस बना के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो ये एकदम जोरदार जो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस तरह का क्वेश्चन है। जो बच्चे को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एटम कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास होता है, उसको विजुअलाइज करना आना चाहिए, और लास्ट में उसको अप्लाई करना आना चाहिए, तभी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ये जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट था बेटा, ये हो गया है खत्म, ठीक है। इस पे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक अगले टॉपिक की, एक अगले टॉपिक की, जिसका नाम है बेटा, क्या क्या नाम है, कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। इसके बारे में हालांकि मैं आपको काफी पढ़ा चुका हूं। नियरेस्ट नेबर्स का मतलब होता है सबसे पास वाले पड़ोसी। आप जिस घर में रहते हो उस घर के आजू बाजू वाले जो लोग हैं, आजू बाजू वाले जो घर हैं, वो हैं आपके नियरेस्ट नेबर्स, है ना। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पूछा था जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, नियरेस्ट नेबर कितने होते थे? आपने बोला था सर 8 होते हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपसे पूछा था सिंपल क्यूबिक, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है नियरेस्ट नेबर? आपने कहा था सर 6 होता है। ये सारी कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। आपने पूछा था सर जो एफसीसी होता है, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये थे नियरेस्ट नेबर्स। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स या फिर सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हो। अब बात ये आती है कि सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कौन से होंगे। जैसे मान लो ये ऐसे एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं आपने, है ना, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं इस तरह से आप लोगों ने रखे हुए हैं। आपका जो कंसर्न एटम है वो ये वाला है, इसको ले लिया मैंने। तो देखो ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये दोनों एटम कौन से हैं? नियरेस्ट। ये दोनों एटम कौन से बेटा? नियरेस्ट, बिल्कुल पड़ोस वाले, है ना। ये है नेक्स्ट नियरेस्ट। यस, ये है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, और होंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स।
इतना नहीं पूछा जाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हद मार के थर्ड तक पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर तो क्वेश्चन मेंस में तो 1 ही आता है, आपका एडवांस में 2 3 के बारे में पूछ सकता है। तो ये है बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको आप लोग बोलते हो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। ये वाला है सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको आप बोलते हो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। ये है थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको आप कहते हो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सर ये कैलकुलेशन कैसे होती है, ये कैलकुलेशन कैसे होती है सेकंड थर्ड की। अगर आपको फर्स्ट की कैलकुलेशन आती है ना, तो सेकंड थर्ड की भी समझने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही सिमिलर सी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। आइए फिर सबसे पहले हम लोग बात करते थे एफसीसी लैटिस, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एफसीसी की बात कर लेते हैं भैया। एफसीसी में सारी दुनिया जानती है, क्या जानती है दुनिया? भाई दुनिया कुछ भी जाने, हमें मतलब है हम क्या जानते हैं, है ना। देखो ये है आपका क्यूब, जैसा भी बन रहा है बना रहा हूं भाई, अब ज्यादा उससे ड्राइंग नहीं होगी, अपने से टाइम लगता है फालतू में, है ना। तो ये देखो समझने के लिए क्यूब बनना चाहिए, बन गया वो। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऐसे ये है आपका एक क्यूब। अब अगर मैं एफसीसी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब एटम्स कहां कहां पर है? सर एटम्स प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये तो हो गए आपके कहां पर? कॉर्नर्स पे। और कहां प्रेजेंट होंगे? सर फेस सेंटर। एक फेस सेंटर ये रहा, एक फेस सेंटर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक सामने वाले फेस का सेंटर, एक पीछे वाले फेस का सेंटर, है ना। अब देखो इसकी हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, है ना। ये हमारा कंसर्न एटम, इसका कोऑर्डिनेशन किसी का भी निकालो सेम ही मिलेगा, लेकिन मैं इसको पकड़ के चल रहा हूं। इसका अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, है ना, नियरेस्ट नेबर्स, अगर मैं बात करूं नियरेस्ट नेबर, है ना, नियरेस्ट नेबर्स, जिसको और क्या कह सकते हो? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका सबसे नजदीक वाला पड़ोसी कौन है? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, देखो इसका सबसे नजदीक वाला पड़ोसी ये वाला है, जो कॉर्नर से फेस के सेंटर पे सबसे पड़ोस में वही है। कितने डिस्टेंस पे? √2a/2। भाई ये वाली टोटल डिस्टेंस है √2a, तो ये आधे में है ना, √2a/2। इसका मतलब a/2 डिस्टेंस पे ये वाला प्रेजेंट है, a/√2 डिस्टेंस पे, है ना। आप √2a/2 पे है ना, √2a बेटा फेस डायगोनल का डिस्टेंस है, इसका आधा a/√2। और कितने हैं ऐसे? सर 12 है। कितने हैं? 12 हैं। कैलकुलेशन हम लोग ये वाली कर चुके हैं, यस ये वाली कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। देखो ये एक, ये वाला एक आ जाएगा, और सर एक ऐसे इधर भी एक क्यूब होगा, एक यहां, एक पीछे होगा, एक उसके पीछे, एक इसके पीछे, 4 इस प्लेन में 4, तो इस प्लेन में 4 और इस प्लेन में 4 और एक प्लेन में 4 है, तो टोटल 3 प्लेन में 12 हो जाएंगे, है ना। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन करी थी। ये था नियरेस्ट नेबर। अगर मान लो आपसे पूछे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, कौन सा? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, है ना। इसको कई जगह ऐसे भी लिखा होता है सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो भैया नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होगा? इसका नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा? सर नेक्स्ट नियरेस्ट लग रहा है आपका ये वाला आइटम, ए डिस्टेंस वाला, ये वाला आइटम सर नेक्स्ट नियरेस्ट हो सकता है। बोलिए हो सकता है ना। सर ऐसे कितने आइटम है देखो, गिन लेते हैं। ए यहां से ए डिस्टेंस पे एक ये रहा, सर एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, और एक यहां पर भी होगा 4, एक नीचे है तो एक ऊपर भी होगा 5, एक इधर है तो एक इधर भी होगा 6। अरे भाई हाँ ना बोलना यार, यस यहां पर होगा बेटा एक, एक यहां होगा ऊपर, एक यहां होगा इधर, तो टोटल कितने हो गए? ये तो वही बात होगी ना। अरे तो सिंपल क्यूबिक वाली तो बात हो गई। सिंपल क्यूबिक में इसका नेक्स्ट, इसका नियरेस्ट नेबर होता था कॉर्नर वाला, और कितने होते थे? 6। तो यहां पर भी कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। सर कितने होंगे? सर 6 होंगे, और कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। अब देखो मान लो आपसे क्वेश्चन और पूछ ले, अगला क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स वो कौन सा होगा जिसको आप लोग थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हो, और कितने होंगे, है ना, और कितने होंगे। देखो अब जनरल बच्चों की जो मेंटालिटी होती है वो यही होती है, वो जनरली यही सोचते हैं कि सर अब तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो कौन सा बचा? ये वाला बचा, अब तो √2a डिस्टेंस वाला होना चाहिए, है ना। जनरली हम लोग यही सोचते हैं, और सारे लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज हम लोग मिस कर देते हैं। क्या मिस कर देते हैं? मैं आपको बताता हूं। वो जो चीज मिस कर देते हैं
वो ये है कि भाई देखो, ये वाला, ये फेस सेंटर वाला और पीछे वाला फेस सेंटर, ये तो हो गए नियरेस्ट नेबर्स। 3 फेस सेंटर और भी तो बच गए इसी क्यूब में, 3 फेस सेंटर और भी तो बचे हुए हैं सर। कौन से? देखो इस वाले कॉर्नर वाले एटम के नियरेस्ट नेबर्स निकाल रहे हो ना आप लोग, इस कॉर्नर वाले एटम के नेबर्स निकाल रहे हो भैया। तो इस कॉर्नर वाले एटम से, इस कॉर्नर वाले एटम से इस वाले एटम की डिस्टेंस देखो आप, कौन से वाले की? इस वाले एटम की, इस वाले एटम की डिस्टेंस देखो उस कॉर्नर वाले। सर ये कैसे निकलेगी? हाँ भाई ये कैसे निकलेगी? अरे बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। देखो 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 कैसे। सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है? सर ये है ए, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये तो एंगल 90 का है ना। ओ भाई इसमें नहीं दिख रहा होगा ना, ये और ये ऐसे है ना, इस फेस के सेंटर पे है, तो ये एंगल कितने का है? 90 का नहीं है क्या? अपने रूम का एग्जांपल ले लो भाई, अपने रूम का एग्जांपल ले लो। ये वाला कॉर्नर है और उसके जो सामने वाला कॉर्नर है, सामने वाला फेस सेंटर है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो ये और ये एंगल कितने का हो गया? 90 का। यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस है ना। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है वो है ए, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? सर ये है a/√2। ये कितनी है? √2a/2 ना, a/√2। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा लो, तो ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी आ जाएगी? सर ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी a² प्लस a/√2²। हरिद्वार कितनी हो गई ये? a² प्लस a²/2, a²/2 मतलब √3a/2 है ना। कितने डिस्टेंस? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, √3a/2 डिस्टेंस। बहुत सही है ना। तो ऐसे कितने होंगे सर? एक यूनिट सेल में कितने होंगे? 3 होंगे मेरे हिसाब से। एक यूनिट सेल में कितने होंगे? 3 होंगे। सर कैसे पता लगा आपको? अरे भैया एक चीज सीधी सी है, देखना यार, सीधी चीज देख। ये वाले 1, 2 और 3, ये वाले जो 3 है ये तो है नियरेस्ट, बाकी जो 3 बच गए वो है इसके थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। तो इस कॉर्नर से ऐसे और कितने क्यूब जुड़े हुए होंगे? सर एक कॉर्नर से तो 8 क्यूब जुड़े हुए होते हैं, और एक क्यूब में कितने हैं? 3 है सर, 1, 2 और 3। एक में 3 है तो 8 में कितने हो जाएंगे? 8 3 24, खत्म। बताओ क्या ये बात सही है? बोलो 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 बोलो। यस 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 है ना। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 24 हो जाएंगे। सही कह रहा हूं? आगे चल सकते हैं हम लोग, है ना। तो आप चाहो तो आप अगर फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे निकालने को बोलता, है ना, कौन सा? फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो आपसे निकालने को बोलता, वो होता आपका √2a डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? √2a। ये वाला जो है ये √2a डिस्टेंस पे होता, और ये बिल्कुल सेम हो जाते वही। कितने भाई? आधे में अगर 12 है तो दूर भी 12 ही होंगे, तो सेम वही वाला केस हो जाता, 12 हो जाते। फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता, है ना। हालांकि फोर्थ के बारे में नहीं पूछता, थर्ड के बारे में भी ज्यादा नहीं पूछता, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी टेबल है, आप चाहो तो इसको, इस टेबल को याद कर सकते हो, है ना, और नहीं तो आप इसको खुद से समझ भी सकते हो, कोई अपने आप में बहुत मुश्किल चीज नहीं है। यस बहुत बढ़िया। तो ये था बेटा सबसे पहला फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब हम लोग आगे चलते हैं और सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड वाला कौन सा ले बताओ? बीसीसी ले लें? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ये ले लेते हैं, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। ये अगर पिछला वाला समझ में आ गया ना, तो बीसीसी को समझने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखो जी, बीसीसी में सर नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? सर नंबर ऑफ एटम्स पहला ये रहा, कॉर्नर पे होते हैं, है ना जी, कॉर्नर पे होते हैं। ये लो जी, ये कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे, है ना। और इस वाले की हम लोग बात कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वापस से वही छोटी सी टेबल आप चाहो तो बना सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने सीखा था, कौन सा होगा? इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बॉडी का सेंटर कितने डिस्टेंस पे? सर वो होगा √3a/2 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? √3a/2 डिस्टेंस पे, ठीक है ना। और कितने होते हैं? 8 होते हैं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना। कितने होते हैं साहब? 8 होते हैं। आइए सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर की हम लोग बात करते हैं। सेकंड वाले कितने होंगे? इससे √3a/2 डिस्टेंस पे तो ये हो गया। सेकंड वाला कौन सा होगा? इससे a डिस्टेंस पे होगा, मेरे हिसाब से यही है इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो ना यार, a डिस्टेंस पे। सर a डिस्टेंस पे कितने होंगे? देखो a डिस्टेंस पे इसमें एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, है ना। 1 2 3
और देखो अगर नीचे है तो ऊपर भी एक होगा, यहाँ पर 4, अगर इधर है तो इधर भी होगा एक 5, अगर इधर है तो इधर भी होगा एक 6। ये सिंपल क्यूबिक वाला जैसा हो गया, याद करो सिंपल क्यूब जैसा हो गया ना ये तो भाई, सिंपल क्यूब वाला ही तो हो गया ना यार। ए डिस्टेंस पे कॉर्नर वाले एटम से ए डिस्टेंस पे कितने एटम्स होंगे, आप बोलोगे कितने होंगे, 6 होंगे। बहुत बढ़िया। आगे आइए थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कीजिए, है ना। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले तो ये बताओ कितने डिस्टेंस पे होगा। सर इससे सबसे नजदीक ये वाला था, फिर उसके बाद ये वाला था, अब कौन सा बचा। अब तो सर लग रहा है डायगोनल वाला बचेगा। हाँ जी, हाँ जी, अब तो लग रहा है सर डायगोनल वाला बचेगा। तो ये डायगोनल वाले कितने होंगे, देखो एक यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा, 3 तो हो गए यहां पर, और ये तो वही वाला केस हो गया। अरे एफसीसी वाला केस हो गया ना, एफसीसी में अभी हमने निकाला था, इससे रूट टू ए डिस्टेंस पे कितने होंगे, 12। तो रूट टू ए डिस्टेंस पे हो जाएंगे 12। एक बार मुझे बताओ क्या ये चीज समझ में आई क्या आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या एक चीज ये वाली चीज समझ में आई क्या, जल्दी बोलो, क्या ये चीज समझ में आई क्या, बोलना पड़ेगा भैया, यस है ना। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना ना हो तो वो भी आप कर सकते हो, हालांकि नहीं पूछा जाता इस वजह से मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं बेटा किसकी, सिंपल क्यूबिक लैटिस, किसकी, सिंपल क्यूबिक लैटिस की, है ना, सिंपल क्यूबिक लैटिस। अच्छा तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, सर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, सर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, यस सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें तो निकालना बहुत ही आसान है ना, है ना, है ना, बहुत इजी है भाई, बहुत ही इजी है। ये देखो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, देखो एटम जितने नजदीक नजदीक होंगे ना उतना कैलकुलेशन आसान होता है ना। ये हमारा कंसर्न एटम जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितने डिस्टेंस पे होगा, सर ए डिस्टेंस पे। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ए डिस्टेंस पे कितने होंगे, 6 होंगे। ये हम लोग बात बहुत बार कर चुके हैं, है ना। इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं बात करूं, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर ए से कितने डिस्टेंस पे, सर ये वाला होगा। इससे थोड़ा सा दूर कितने डिस्टेंस पे है, सर रूट टू ए डिस्टेंस पे है। अभी हम लोगों ने बात किया कॉर्नर वाले एटम से रूट टू ए डिस्टेंस पे 12 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बोलो अब हम लोग बात करते हैं ये वाला रूट 3 डिस्टेंस पे थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आइटम होगा। भाई और तो कोई है ही नहीं ना, या तो कॉर्नर पे, साथ वाले कॉर्नर पे, या फिर आपका डायगोनल पे, आपके पेज डायगोनल पे, या फिर बॉडी डायगोनल पे, रूट 3 डिस्टेंस पे। अब रूट 3 डिस्टेंस पे इस कॉर्नर से इस क्यूब में तो एक ही है, इस क्यूब में इस कॉर्नर से रूट 3 डिस्टेंस पे एक ही एटम है। तो ऐसे इस कॉर्नर से कितने क्यूब लगे होंगे, 8 क्यूब लगे होंगे। तो हर क्यूब से एक एटम मिल रहा है, तो 8 क्यूब से 8 एटम मिलेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कभी आपसे पूछे, बड़े आराम से आप लोग फाइंड कर लोगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। तो ये 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स थे जो मुझे करवाने थे, अपार्ट फ्रॉम जो चीजें हम लोगों ने करी हैं क्लास में। हालांकि उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन भिड़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको एडवांस वाले क्वेश्चन करवाए तो देखा आपने इनकी सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, बट स्टिल क्या पता कभी क्वेश्चन फ्यूचर में कोई क्वेश्चन उठा के पूछ ही ले, तो हम लोगों ने पहले उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए फिर सेशन को करते हैं खत्म, अब खत्म करने का टाइम आ चुका है ना। मैं आपसे फिर कह देता हूँ, सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एडवांस में एक क्वेश्चन पक्का एकदम 100% ठीक करवा सकता है, अगर आप लोग ईमानदारी से इस चैप्टर को पढ़ के जाएं, रिवाइज करके जाएं, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और बेटा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।